अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। बीजेपी सरकार आने का बाद ये लोगों को लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के निकालूंगा। என்னுயிர் மக்களே, நம்ம தமிழ்நாட்டோட எதிர்காலத்தை நீங்க எடுத்து போற நாள். நம்ம ஜனநாயகத்தை காப்பாத்தி ஆகணும். என்ன பிஸியா இருந்தாலும், என்ன வேலையா இருந்தாலும், என்ன வெளியூர்ல இருந்தாலும் आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद सुबह से लगातार नॉन स्टॉप इलेक्शन कवरेज आपके सामने लेकर आ रहे हैं तमाम सटीक आंकड़ों के साथ कि पश्चिम बंगाल से लेकर असम, असम से लेकर केरल, केरल से लेकर तमिल और तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक तमाम सियासी कहानी क्या कुछ कह रही है। अलग अलग तारीखों पे हुआ मतदान, बम्पर मतदान किस तरफ इशारा कर रहा है। मतदान के बाद अब जब मतगणना हो रही है तो शुरुआती रुझान क्या कुछ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीर अलग है, तमिलनाडु की तस्वीर अलग है, असम की तस्वीर अलग है, केरल अपने साथ एक नई जानकारी लेकर आ रहा है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जहां पर पश्चिम बंगाल में 293 में से 255 सीटों पर रुझान आ गए। बीजेपी 119 सीटों पर आ गए, टीएमसी 104 सीटों पर आ गए। कांटे की टक्कर। असम में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने हासिल कर लिया है, करीब है बिल्कुल। और पुडुचेरी में रुझान आए हैं 30 में से 3 सीटों पर, तीनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बात तमिलनाडु की, बेहद इंटरेस्टिंग नंबर आए तमिलनाडु से। द्रमुक 75 पर, अन्ना द्रमुक 21 पर और टीवी के 39 नंबर पर, अन्य खाते में 1। पश्चिम बंगाल में जब हम बात कर रहे हैं 116 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, महज 6 सीटें कम है। तृणमूल कांग्रेस 110 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें और 2 कांग्रेस के पास भी जाती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 3 बेहद खास राजनीतिक विश्लेषक जो असम, पश्चिम बंगाल पर नोज फॉर न्यूज रखते हैं। एडवोकेट शेखर कुमार जी जुड़ रहे हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। इकबाल ममदानी जी जुड़ रहे हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। और नदीम इकबाल जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत शुक्रिया आपका। लेकिन शुरुआत शेखर सर मैं आपसे कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल को लेकर आपका विजन बहुत क्लियर रहा, जो मैं तमाम डिबेट्स में देखता रहा, लेकिन आज जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं ये क्या इशारा कर रहे हैं, या अभी भी आप वेट एंड वॉच की कंडीशन में बने हुए हैं? देखिए, इसमें मैं अभी भी बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआती रुझान है और अभी नतीजे से बहुत दूर है। फाइनल नतीजे अभी मेरा ख्याल है 12 बजे तक वो क्लियर होंगे कि जो मजबूती से रुझान पता लगेगा। और मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को कोई खतरा है नहीं, क्योंकि ये ममता वर्सेस सेंट्रल मशीनरी का एक चुनाव था जी। यहाँ पर देखिए, भाजपा के पास मोदी जी के नाम के अलावा कुछ नहीं था। ममता के कद का कोई नेता नहीं है और मोदी जी की जो छवि, पर्सनल छवि जो है पिछले 1 साल में उसको जो नुकसान पहुंचा है जी, तो उससे मुझे लगता नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में कुछ कमाल वो कर पाएंगे। अब देखिए, वहां पे एक घुसपैठियों वाला मुद्दा था। घुसपैठियों में जब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष पैलेस कौन कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्लोगन को विवेकानंद का शेखर जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। पश्चिम बंगाल को जी ठीक है कंटिन्यू करें। आप कुछ पूछ, हाँ ठीक है, कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो मेरे कहना है कि पश्चिम बंगाल की जनता समझ रही है कि अभी घुसपैठिया कौन है। ये जब बांग्ला अस्मिता का की जब बात आती है, आप वहां पर जाके जय श्री राम कहते हैं और वो जवाब में आपको जॉय बांग्ला मिलता है। ये जय और जॉय का जो अंतर है
यही इस चुनाव में एक निर्णायक अंतर होगा और जो 12 बजे तक आपको नहीं तो बहुत शिखर सर clarity एक के चीज साथ समझाएं नजर आ मुझे, जाएगी। पश्चिम बंगाल की जनता आप कह रहे बड़ी इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट है, कल्चरली बहुत साउंड है। जय बांग्ला पॉलिटिकल नारा हो सकता है, जय मतलब जय श्री राम पॉलिटिकल नारा नहीं हो सकता। तो जय और जॉय के बीच का डिफरेंस आम मतदाता समझ सकते हैं। सिर्फ मैं पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक रिलीजन की, हर एक कम्युनिटी की, हर एक कास्ट की और हर एक सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो जय और जॉय में वो डिफरेंस कर पाएंगे? देखिए, आप कहीं पर भी दुर्गा पूजा में जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में, आप जब बोलते हैं जय जय दुर्गा माई की तो समझ में आ जाता है आप नॉन बंगाली हो, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन वैसा नहीं है। ठीक है। जब वहां बोलते हैं जय जय दुर्गा माई जो कि एक बांग्ला प्रोनाउंसिएशन है, तो कोई बंगाली दिखने की कोशिश कर रहा है और कोई बंगाली है, इस बात में बहुत बड़ा फर्क है। और पूरा का पूरा चुनाव इसी बात पर टिका हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जो सेंट्रल फोर्सेस को लाके, सेंटर से अफसर को लाकर ये जो लॉजिक दिया गया कि नहीं हम स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को नहीं रखेंगे, ये दिखाता है कि केंद्र सरकार को पता था कि स्टेट गवर्नमेंट के लोग या स्टेट के पुलिस ऑफिशियल्स वो ममता सरकार के फेवर में, क्योंकि अगर ये कहते हैं बायसनेस का अगर आरोप लगाते हैं तो वही आरोप तो आपके ऊपर भी लगेगा जब आप सेंट्रल फोर्सेस को भेज रहे हैं और वहां से ऑफिशियल्स को भेज रहे हैं। तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। और यहाँ पर देखिए, पिछले चुनाव में जो एग्जिट पोल्स आए थे पहले और उसके बाद इन्होंने भाजपा वालों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए और बाद में जो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। जी आज जो केंद्र सरकार ने घोषणा करी है कि चुनाव के बाद अगले 2 महीने तक सीएपीएफ वहां पे रहेगा, तो इससे भी राइटिंग ऑन द उसका वॉल कारण ये है ना कि तृणमूल के अब कई बीजेपी नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया कि तृणमूल के नेता कार्यकर्ता धमका रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो फिर आप सोचिए आपके साथ क्या होगा अगर आपने हमारे पक्ष में मतदान नहीं किया, और अगर नहीं किया और नई सरकार बन पाई तो भी आप सोचिए कि आप दोनों तरफ से नुकसान में जाएंगे। लेकिन ठीक है, इकबाल ममदानी जी जो तमाम फैक्टर एक लाइन बस एक लाइन जी सर, यहीं पर पेच है कि अगर भाजपा कॉन्फिडेंट होती कि हमारी सरकार बनने जा रही है तो सरकार बनते ही आज पुलिस उनके नियंत्रण में आ जाती, लेकिन भाजपा को भरोसा नहीं है, भाजपा को पता उनकी सरकार नहीं बन रही है। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस अगले 2 महीने आप ठीक है सर, मैं दोबारा आपका स्टेटमेंट भी शुरुआती रुझानों जैसा है कि बीजेपी को नहीं लगता कि उनकी सरकार नहीं बन रही है क्योंकि भी टाइम लगेगा। लेकिन और आंकड़ा भी बढ़ा ना 148 ममतानी सर, ये जो तमाम पूरी टैली पर आप नंबर देख रहे हैं, फ्रॉम टॉप तमिलनाडु, इस तरफ आप देखिए असम नजर आएगा, इधर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, नीचे केरलम नजर आ रहा है, ये क्या नंबर इंडिकेट कर रहे हैं सर? धन्यवाद कुणाल जी, आसिफ जी और पैनल के जो वरिष्ठ साथी मेरे बैठे हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत इनका। देखिए, इलेक्शंस के रिजल्ट जो है तकरीबन 5 जगह आने वाले हैं, लेकिन कमाल ये है कि जो चर्चा सबसे बड़ी हो रही है सुबह से वो पश्चिम बंगाल और खास करके कोलकाता की हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर सिर्फ अगर कहीं कोई बहुत बड़ा सवाल या कोई अस्मिता अलग अलग पार्टी उसकी लगी है तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में लगी है और उसका रिजल्ट हम धीरे धीरे देख भी रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुणाल मैं आपसे कहूंगा कि नैरेटिव ये होना चाहिए कि ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि बंगाल की पॉलिटिकल मॉडल वर्सेस पॉलिटिकल चैलेंज का डायरेक्ट क्लैश है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं जी। अच्छा, इस क्लैश में असली सवाल अब ये है कि क्या वेलफेयर ड्राइवन पॉलिटिक्स जीतेगी या एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिटिक्स जीतेगी। ठीक है, लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन पर जो भरोसा होना चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से पहले में भी अभी बात हो रही थी या देश के अंदर जो चर्चा हो रही है, ये एक आप मान के चलिए कि लगातार एक तरफा सवाल उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी से और ये सारे जो चुनाव है वो ट्रांसपेरेंट करवा रहा है, उसको लेकर के काफी सवाल खड़े हैं। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ कोलकाता या पश्चिम बंगाल से रिलेटेड नहीं है, ये देश से रिलेटेड एक मुद्दा है जिसको लेकर के सवाल हमारे जो देश। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर। लौट रहा हूं सर आपके पास, रुझानों में टीएमसी ने फिर बीजेपी को पछाड़ दिया है। असम और पुडुचेरी में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है।
और कुल मिलाकर आप देखेंगे वो जो 120 121 के आसपास बीजेपी चली गई थी वो 113 पर फिलहाल आई है। सेकंड फेज की काउंटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे एरियाज में उसमें दाखिल भी हुए हैं और 115 टीएमसी टोटल 148 का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए जो हमने आपको ऑलरेडी बताया था। आउट ऑफ 294 293 सीटों पर इस समय काउंटिंग चल रही है, एक सीट को छोड़कर जहां 21 मई को रिपोल होना है। दूसरी केरल के अंदर 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब इसको मोरल बूस्ट कह लीजिए, ऑक्सीजन कह लीजिए, बीजेपी जहां से एक सांसद 2024 में जीत कर आया था, अब इस समय 10 सीटों पर आ गए। 3, 4, 5 के आसपास का फिगर्स था या डेटा इस तरफ जो है वो हम सब के एक तरह से आकर्षण का केंद्र बना था कि क्या बीजेपी जा सकती है निस्फ दर्जन से ऊपर। तो अभी तो 8 और 10 के आसपास है और शायद यहां से विनिंग मार्जिन एंड में होते होते वो भी तय हो जाए। फिर रुझानों में असम की तरफ जाएंगे तो एज पर प्रेडिक्टेड बाय डिफरेंट पोल्स, डिफरेंट स्टडीज जो हमने एग्जिट पोल कुछ बताए थे डिफरेंट एजेंसीज के, उसमें वो अब तक सही साबित हुआ। तो वहां पे 66 के आसपास भारतीय जनता पार्टी। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा टैली दिखाएं, क्योंकि तमिलनाडु में 234 में से 175 सीटों पर रुझान आ गए हैं और पहली बार इलेक्शन लड़ रही टीवीके 50+ 75 सीटों पर आगे चल रही है। उसने मौजूदा सरकार स्टालिन को पीछे छोड़ दिया है। स्टालिन की पार्टी द्रमुक डीएमके 67 सीटों पर आगे चल रही है और टीवीके जो अभिनेता विजय की है वो 75 सीटों पर लीड ले गई है। अन्ना द्रमुक जयललिता की 32 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा है। प्लीज इकबाल सर, प्लीज कंटिन्यू सर। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल जो है, आपने जिस तरीके से तमिलनाडु बनाया तो वो बहुत उम्मीद थी। आसाम के अंदर बीजेपी की जीत को लेकर के 100% माना जा रहा है कि उसकी जीत निश्चित है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से रुझान आ रहा है तो पहले हमें कुणाल ये देखना होगा कि जो फर्स्ट फेज के अंदर इलेक्शन हुआ था उसके रुझान आ रहे हैं या सेकंड फेज में जो सीट्स पर इलेक्शन हुआ है उसका रुझान हुआ है। क्योंकि अगर फर्स्ट फेज आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एग्जिट पोल हो या हम भी मान रहे हैं कि उसके अंदर बढ़त जो है बीजेपी को मिलेगी। अगर सेकंड फेज के अंदर चीजें आ रही है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बीजेपी एक बहुत बड़ी मात्रा में जीत रही है। तो आप ऐसे आप इसको देखिए कि इस बार जो बंगाल के अंदर पिछले 2 बार से देखा जा रहा है कि महिला जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रही है। और खास करके इस बार जो अगर हम कहें कि तो महिला वोटर जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि आप ऐसा मान सकते हैं कि वो पश्चिम बंगाल के लिए एक डिसीजन मेकर भी बनती जा रही है। तो ये चीजों को लेकर के अब देखना ये है कि जिस तरीके से रुझान आता जाएगा, जिस तरीके से आजादी के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि 93, 94 और 95% प्लस भी कई जगह वोट हुए, तो उसका रिजल्ट किसके फेवर में आता है? क्या वो एक डर के माहौल से लोगों ने वोट किया है या बदलाव नजर आएगा? तो ये अभी थोड़ा सा कई सारे फैक्टर हैं जो जैसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी हमारे सहयोगी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब नदीम सर आप कैसे देख रहे हैं? शुरुआत में आपसे असम से कर रहा हूं। 126 में से 85 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। आंकड़े कह रहे हैं 67 सीटें मौजूदा सरकार को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। ट्रिपल मतलब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। बहुमत का आंकड़ा उन्होंने रुझानों में छू लिया है। कांग्रेस 18 सीटों पर आगे, अन्य के खाते में 0। कैसे आप देख रहे हैं असम को? देखिए, असम में तो एक बहुत जबरदस्त वाला सेटअप बीजेपी ने स्थापित कर लिया है और वो लंबे टाइम तक चलेगा। ये हैट्रिक होकर रहेगी। सेटअप को थोड़ा डिकोड कर दीजिए ना नदीम सर, सेटअप को थोड़ा डिकोड कर दीजिए ना। जैसे जैसे शेखर सर हर वर्ड को डिकोड करते हैं, उसी तरह आप भी जरा सेटअप शब्द को डिकोड कीजिए। जी मैं बता रहा हूँ सर। सेटअप का मतलब ये है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाती है और एक विशेष तरह की छाप के लिए जो पहचानी जाती है उसी सिस्टम को आगे चलाते हुए वो काम करती है और फिर उसे स्थापित करने की कोशिश करती है। तो एक पूरी माइंड मेकिंग क्या पूरी तरह से लोग तैयार हो चुके हैं और 10 साल का वक्फा कम नहीं होता है वोटर्स के अंदर अपनी बात को रखने के लिए, अपने काम को रखने के लिए और उनकी मनोस्थिति को अपने जैसा बना लेने के लिए। तो वो सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं वहां पर आसाम के अंदर। तो आसाम एक बार फिर सरकार वहां पर बीजेपी की बनेगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से जब इलेक्शन शुरू हुआ था तभी से ऐसा देख रहा हूँ। आसाम के लोगों से भी मेरी वाकफियत है, मैं जानता हूँ। खासतौर पर जो एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मेरी लगातार बातचीत होती रही है और उन्होंने यही सब बताया है मुझे।
और मैं इसे इस तरीके से देखता हूं कि बहुत ही ज्यादा बीजेपी के बड़े बोल्ड नेता के तौर पर हेमंत बिस्वा ने अपने आप को स्थापित कर लिया है, और वो अपने बोल्ड बयानात की वजह से और मुतनाज़े बयानात की वजह से बहुत ज्यादा सुर्खियां भी बटोरते हैं आए दिन। और आसाम के अंदर डेवलपमेंट की जहां तक बात है तो पिछले 10 साल के अंदर बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। हमारे कुछ स्टूडेंट वहां पर टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं लगातार फीडबैक लेता रहता हूं इन सब बातों को लेकर। वहां से फीडबैक बहुत बेहतर आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हिसाब से वहां पर वो सब डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 10 साल में, ठीक है, जिसकी कभी परिकल्पना भी नहीं की थी आसाम के लोगों ने। और इस तरह से पलायन वाला जो मुद्दा था एक आसाम से लोगों का, वो पलायन भी रुका है बड़ी हद तक। तो बीजेपी एक माइंड सेटअप बनाने में वहां के लोगों के लिए, तो बीजेपी ने ये माइंड गेम तो नो डाउट हर इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन शेखर सर, अब ये जो 3-4 सीटों का डिफरेंस पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है रुझानों में, क्या आपने एक्सेप्ट किया था, उम्मीद की थी कि लास्ट राउंड तक ये चलता ही रहेगा, या आपको उम्मीद लग रही थी, एग्जिट पोल तो छोड़ ही दीजिए, कि जो आपने जनता को ऑब्जर्व किया, जो पश्चिम बंगाल की नब्ज को पकड़ने का काम किया, आपको लग रहा था कि एक तरफा रिजल्ट आना शुरू होगा रुझानों में, या लास्ट मोमेंट तक, लास्ट राउंड तक ऐसे ही धड़कन ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी 3 सीटों से टीएमसी ऊपर, कभी 2 सीटों से बीजेपी ऊपर? नहीं, देखिए, ये हर चुनाव में जो शुरुआती घंटों में इसी तरीके से चीजें चल रही होती है, लेकिन 3-4 घंटे के अंदर जो मार्जिन है वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जिनसे एक हमें स्पष्ट रुझान पता लगता है। तो मुझे लगता है कि टीएमसी के फेवर में चीजें होंगी। हालांकि मैं इस बात पे सहमत हूं कि टीएमसी को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी रही है। दूसरा, मशीनरी का जिस तरीके से भाजपा ने उपयोग किया है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ फायदे में रहेगी। तो पिछली बार की तुलना में गैप कम रहेगा, लेकिन टीएमसी इज अ क्लियर विनर, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अब अगर 2021 को के रिजल्ट देख लेना शेखर सर, तो 30 सीटें ऐसी थी जहां पर टीएमसी बीजेपी कैंडिडेट में सिर्फ 1000 वोटों का अंतर था, 50 सीटें ऐसी थी जहां पर 5000 का अंतर था, और 100 सीटें ऐसी थी जहां पर 7,000 वोटों का अंतर था। आपको लग रहा है कि ये जो डिफरेंस था, यानी कि टोटल 30-50, यानी कि 180 सीटें ऐसी थी जहां पर 5000 से लेकर 7000 का डिफरेंस था। ओवैसी, हुमायूं कबीर, कांग्रेस और सीपीआईएम, इन लोगों ने जो काम किया है, इन्होंने नुकसान पहुंचाया होगा, इस डिफरेंस को अपनी तरफ खींचा होगा, जिसकी वजह से टीएमसी को नुकसान हो सकता है, या अंदेशा नजर आ रहा है? कोई आपको ऐसा इंट्यूशन? देखिए, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है, और इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दे रहे, जैसे हुमायूं कबीर का आपने नाम लिया, आपको याद होगा कि अभी से 2 महीने पहले तक वो सारा ठीकरा जो है टीएमसी पर फोड़ा जा रहा था कि वो उनके विधायक है हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद बना रहे। हालांकि ममता बनर्जी ने तुरंत निकाल दिया सब कुछ। जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो पता लगा ये पोलराइजेशन के लिए सारा भाजपा का ही किया हुआ खेल था। तो वो चीजें बैकफायर कर रही है जो इन्होंने एसआईआर कराया भाजपा ने। तो अब इसमें ये देखिए, टेक्निकली तो गलत है कि भाजपा ने कराया, लेकिन आप इसके भावार्थ को समझे, है ना। और उसमें देखिए, उसकी वजह से एक डर बैठ गया लोगों में कि अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो हमारा मताधिकार चला जाएगा, दूसरे नागरिक अधिकार चले जाएंगे। मेरे यहाँ जो कूड़ा कलेक्ट करने आता है बंगाली लड़का, वो भी यहाँ से जाकर वो मतदान करके आया। लोग जो भी बाहर बंगाली लोग थे, सब मतदान अपना कर रहे थे, और उनको ये जो डर था कि हमारा मताधिकार छिन जाएगा, तो इसके लिए वो भाजपा को जिम्मेदार मान रहे थे कि भाजपा का कराया हुआ है। फिर जिस तरीके से इन्होंने आईपैक के जो डायरेक्टर साहब गिरफ्तार हो गए और आईपैक ने बीच चुनाव में टीएमसी का साथ छोड़ दिया, जैसे वोटिंग खत्म होती है उनकी बेल हो जाती है, ईडी उसको अपोज नहीं करती है, तो मांस मछली खाने का कंपटीशन शुरू हो गया। अच्छा, उसमें ये जो आप जॉय बांग्ला वाली बात थी, यहाँ पे मंगलवार को टीका लगाकर दोनों हाथों से मछली खा रहे हैं अनुराग ठाकुर। मनोज तिवारी कह रहे नहीं, वो सात्विक तरीके से थी, बिना लहसुन प्याज के। अब देखिए, क्या आप एक बंगाली से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे जब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो बिना लहसुन प्याज की मछली खा रहे, तो हम आपके बराबर
मछली खाने वाले चलिए लोग। मैं लौट रहा हूं आपके नहीं, मैं लौट रहा नहीं, हूं। लेकिन इकबाल सर ये जवाब दीजिए, कहते हैं कि भैया हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तमिलनाडु के आंकड़े कह रहे हैं कि भाई 184 सीटों पर रुझान आ गए हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही अभिनेता विजय की जो पार्टी है वो मौजूदा सरकार के नंबरों को पछाड़कर सीधे 81 पर पहुंच गई है और डीएम के स्टालिन वाली 60 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पा रही। यानी कि जो हमने अरविंद केजरीवाल का केस देखा था, पहली बार आप चुनाव लड़ते हैं और पहली बार में ही आप सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। तमिलनाडु में आपको वो नजर आ रहा है या ये सिर्फ रुझान है, वेट करना पड़ेगा? ये तो पहली बार है कि पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में उतरते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक व्यक्ति समाज है वहां का, और बहुत ज्यादा कोई भी एक शख्स वहां पर मानिए रखता है। और ये जो दोनों लोग थे, पुरानी पार्टियां थी, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इससे दूरियां बनानी बेहतर समझी है और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ विजय वहां पर गवर्नमेंट बनाएंगे। और विजय लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये लोग बड़ी गुड लेकिन नदीम सर, ये लोग बड़ी गुड वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी जब नए आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ, तो वो भी बड़ी गुड वाली पॉलिटिक्स कर रहे थे। और विजय आए हैं, वो भी बड़ी गुड वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को कुकर, फ्रीजर या वॉशिंग मशीन वाली पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। अब आपको अपने मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए तमिलनाडु फेमस था। तमिलनाडु इन लोगों की वजह से पीछे रह गया, लिहाजा अब जरूरत है उस पार्टी को सरकार चलाने की जो तमिलनाडु को और ऊपर लेकर जाए, जिसके लिए तमिल पूरा फेमस था। जी हाँ, तमिलनाडु के निवासियों को कुछ नया चाहिए सर। असल में एआईडीएमके और डीएमके और फिर उसके बाद जो उसकी विरासत वाला सिस्टम है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे तमिलनाडु के, और उनको विजय के तौर पर एक बिल्कुल नया चेहरा नजर आया और उनकी बातों के अंदर भी उन्हें दमखम नजर आया है। तो उन्होंने सोचा तमिलनाडु के लोगों ने कि क्यों ना विजय के साथ ही इस बार चला जाए और उन्हें एक मौका दिया जाए। इसी वजह से सर इतने ज्यादा नंबर आपको दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि विजय वहां पर गवर्नमेंट बना लेंगे और निश्चित रूप से। और एक चीज और भी है इकबाल ममदानी साहब, अगर तमिलनाडु में फिगर्स यही रहते हैं इकबाल ममदानी साहब, तो 80+ या जितना भी जाता है, जो टोटल नंबर्स है उस तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। अभी तक हम थोड़ी देर पहले मैं कुणाल से पूछ रहा था कि टीवीके की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन भी नहीं आया कि अगर इस पोजीशन में हुए तो किसके साथ जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो डीएमके के साथ जाएंगे, दोनों की सोच मिलेगी, दोनों एक साथ चलने के लिए सहमत हो पाएंगे अगर इस तरह की स्थिति बन जाती है लास्ट में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर त्रिकोणीय हो जाएगा सिस्टम, तो कहीं ना कहीं चांसेस है वो, चाहे वो डीएमके हो या एआईडीएमके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को 2006 से ही, तो जहां पहले 2006 के अंदर डीएमके एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर नजर आती थी, आज वही डीएमके आप देख रहे हैं कि कैसे उसके हालात है। अच्छा, 2011 की भी अगर हम बात करें तो एआईएडीएमके लगभग 150 सीट के साथ सामने आई थी, एक बहुत बड़ी ताकत बन करके आई थी। फिर 16 के अंदर फिर हमने देखा कि उसने फिर एक बार सरकार बनाई, जिसके अंदर तकरीबन 134 सीटें मिली थी। और 2021 आते आते हमने देखा कि डीएमके जो लीड अलायंस था उसने सरकार बनाई, यानी कि डीएमके के कुल मिलाकर के 133 सीट जो है वो आई। तो अब 2026 का ये इलेक्शन है, जिस तरीके से विजय खुल करके आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो लीडिंग है उनकी 59 सीटों पर चल रही है। तो अब उनके साथ क्या इनका तालमेल बैठता है, जो समझौते की जो शर्त है उनसे बैठती है या एआईएडीएमके के साथ बैठती है, इसके अंदर अब अभी से कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये बहुत ही एक तरीके से, जिस तरीके से कुणाल ने कहा कि हमने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को देखा था, उसी तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे। ठीक है, अब लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी है, थोड़ा सा और इंतजार करना। ठीक है, बड़ी खबर, असम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। 126 सीटों पर मतगणना चल रही है। असम में 106 सीटों पर हो चुका आंकड़ा। असम में बीजेपी आंकड़े बदलिए 83 सीटों पर आगे, कांग्रेस 27 सीटों पर आगे, आंकड़े बदल रहे हैं अब। और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 293 में से 239 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 123 पर बीजेपी, 111 पर तृणमूल कांग्रेस। महत्वपूर्ण चीज यह है कि भवानीपुर और नंदीग्राम, जहां जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, उन दोनों सीटों पर आगे इस वक्त चल रहे हैं।
और महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आप तमिलनाडु में आप देखिए, वहां पर तो एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया है कि जो पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी टीवी के है वो इस वक्त सबसे ऊपर चल रही है। लेकिन शेखर कुमार सर ये चीज समझाने का प्रयास करें, असम और पश्चिम बंगाल में 2-3 चीजें हैं जो सेम सी हैं। एक तो ये कि वहां पर मुस्लिम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, घुसपैठिया वाला फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी वहां के मतदाताओं को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि भाई असम के असली रिसोर्सेज पर असम की मूल जनता का हक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो असम का मूल मुस्लिम हो, तो ये पश्चिम बंगाल में वो क्यों नहीं कन्विंस कर पाएगी। आप कह रहे कि भाई ये आंकड़े टीएमसी के पक्ष में जाएंगे, तो वहां पर भी तो बीजेपी यही फॉर्मूले के साथ आगे चली पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में सारे रिसोर्सेज का अधिकार पश्चिम बंगाल के मूल जो हिंदू और मुस्लिम वो लोग हैं, बांग्लादेश से आने वाले उन लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये भावना बीजेपी वहां पर क्यों नहीं उनके दिल में डाल पाएगी? देखिए यहीं पर सारा पेच फंसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर हुआ, लाखों नाम कट गए, और आसाम में क्यों नहीं हुआ? आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हुआ जी? और यही फर्क पश्चिम बंगाल के लोगों को भी चुभता है कि क्या हमें ऐसे क्या कांटे लगे कि आप यहाँ पे एसआईआर करा रहे हो। वहां पे जब एनआरसी हुई और 16 लाख उसमें से हिंदू निकले, उसी टाइम भाजपा ने तय कर लिया कि वहां पे एसआईआर नहीं हो, और इनको घुसपैठियों से जी का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वहां पर अपने पक्ष में चुनाव को करना है। क्योंकि आज अभी जब बिहार में एसआईआर हुई, कितने घुसपैठिए आपने पकड़े? आप घुसपैठियों के नाम पर पूरे देश में, कभी एक गुड़गांव में आप पहुंच जाते हैं, वहां पे पीटते हैं बंगालियों को। उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है जी हमारे पास मीटर है घुसपैठिया पकड़ने का, वो मीटर लेकर घूम रही है, वहां लोगों को धमका रही है जी। तो ये जो एक मुद्दा जो है, ये भाजपा का एक मतलब अगर आप डेटा देखें कि आज तक पिछले 5 साल में इन्होंने कितने घुसपैठिए पकड़े और कितने डिपोर्ट करे। आपको पता है बांग्लादेशी से ज्यादा तो नाइजीरियन हमारे निकले, ठीक है, और कितने इन्होंने डिपोर्ट करे, इनके पास कोई मैकेनिज्म है। पश्चिम बंगाल में जो 27 लाख लास्ट में जो वोटर जो है वो कौन थे? घुसपैठिए थे क्या? और अगर वो घुसपैठिया थे तो उनके लिए गृह मंत्रालय का क्या काम है? चुनाव आयोग का काम घुसपैठिया पकड़ना नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। क्या मैकेनिज्म है? अगर आपको लाखों घुसपैठिया पकड़े गए, वो चुनाव को प्रभावित कर रहे, तो ये चीजें आसाम और बंगाल में एक बहुत बड़ा फर्क था। और ये जब लाखों वोटों का फर्क होता, 16 लाख, तो वहां पे आपको ऐसे एक तरफा जीत मिलनी है। आप घुसपैठियों के सहारे ही वहां पर जीत रहे और पूरे देश में घुसपैठिया कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर नदीम अहमद जी के पास इसी पॉइंट पे मैं जाऊंगा। सर, जब चुनाव होने वाले थे ना, उससे 5 महीने पहले जब एसआईआर की प्रक्रिया का आगाज हुआ था, तो बहुत ज्यादा आरोप लगे। फिर विपक्ष की तरफ से बैक टू बैक राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अलग अलग राज्यों के अंदर ये इंडिकेशन दिया गया कि एसआईआर वोट चोरी का एक नया माध्यम बन रहा है। वाकई में इस फैक्टर ने, और वो जो 91 से 92 लाख वोट कटने तक की यात्रा है, वो इस बार चुनावों में कितनी भूमिका निभाते हुए डॉक्टर नदीम अहमद साहब आपको नजर आ रही है? या सबको लगा कि ऑल इज वेल, ये 91 लाख वाकई में डिजर्व नहीं करते थे, बहुत सारे लोग जा चुके थे, तो ये भी ठीक हुआ? नहीं, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है और ये दोनों तरीके से कार्य कर रहा है। एक तो जो पेट वोट था टीएमसी का, वो किसी तरीके से कटा है, और दूसरी इसकी वजह ये रही और इसका असर ये देखने को मिला कि इसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ है। तो ये हर सूरत में बंगाल में तो कार्य कर रहा है, लेकिन असम में ये नुकसानदायक हो रहा था और उसको वहीं पर ही रोक देना पड़ा। वहां से ये खेल शुरू करके बंगाल तक पहुंचा है और बंगाल में पूरी तरह से कामयाब हुआ है। और एंटी इनकम्बेंसी का भी किसी तरीके से बहुत हद तक मैं ऐसा समझ रहा हूं कि फायदा बीजेपी को मिला है, और जिस तरह से पूरा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है बीजेपी का और पूरी मशीनरी को वहां पर लगाया गया है, और भांति भांति के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता को भी वहां पर काम दिया गया है प्रचार प्रसार का, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है बीजेपी को। और ये जो नंबर आपको इस वक्त दिख रहा है, जो तेज हो रहा है
और टीएमसी घटक की तरफ आ रही है। बहुत ही ज्यादा लेकिन शेखर सर तो उसे मानने को तैयार नहीं। शेखर सर ना अभी के रुझानों को मानने के तैयार है, ना शेखर सर एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार थे। लेकिन अब मैं एक चीज सवाल, ममदानी सर ये चीज समझाए ना कि ये कैसा तमिलनाडु को लेकर जितने एग्जिट पोल थे सब कह रहे थे मौजूदा वक्त में जो स्टैलिन की सरकार है वो सस्टेन कर जाएगी, फिर सरकार बनाएगी। लेकिन तमिलनाडु में आप देखिए जो स्टैलिन की पार्टी थी डीएमके वो सबसे नीचे चली गई, और जिसकी उम्मीद नहीं लग रही थी टीवीके वो सबसे बड़ी 84 सीटों पर है, और अन्ना द्रमुक जो जयललिता के बाद फेस कर रही है अपनी सर्वाइवलिटी वो 62 सीटों पर ऊपर चल रही। तो ये तो एकदम अजीब। ठीक है शेखर सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज कंटिन्यू। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। तमिलनाडु के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वहां पे जो कहते हैं ना बिल्ली के भाग से वो छीका फूट गया जी, तो बीजेपी के भाग से टीवी के आ रही है वहां पर, क्योंकि एक नई पार्टी को, नए आदमी को जिसको राजनीतिक अनुभव नहीं है, एजेंसीज के सहारे उसको कंट्रोल में लेना बहुत आसान है। ठीक, और वहां पर बीजेपी के लिए डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी। अगर टीवीके की गवर्नमेंट बनती है तो विद इन 2 मंथ्स बीजेपी वहां पूरे कंट्रोल में आने वाली है तमिलनाडु में। मुझे ये कहना। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी नंबर ना टीवीके के पास फुल है ना अन्ना द्रमुक के पास पूरे हैं, क्या ये टीवीके और अन्ना द्रमुक यानी AIADMK ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं और इनको बीजेपी सपोर्ट करेगी? सर क्या आपको लग रहा है इनके बीच कोऑर्डिनेशन बन जाएगा? कि टीवीके को अगर अपनी राजनीति चलानी है, सरवाइव करना है तो डीएमके के साथ ही उनको ऑप्शन ठीक रहेगा। अदरवाइज ये वहां पे जांच एजेंसीज के घेरे में बहुत जल्दी आएंगे। उनके पास इतनी सीटें, अगर थोड़ी से कम सीटों पे भी रह गए, सरकार नहीं भी बना पाए तो तब भी ये अब घेरे में आएंगे, क्योंकि इनके पास सीटें। ठीक, अब भाजपा को सरकार में दखल के लिए इन सीटों की जरूरत रहेगी। अब लेकिन ममदानी सर ऐसा क्या है नया टीवीके के पास, एक्टर के पास, जब जो बात शेखर सर कह रहे कि नई नवेली पार्टी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है सरकार चलाने का, तो छोड़िए विधायकों का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जनता ने क्या सोचकर इनको वोट दिया कि भाई ठीक है हम आपको वोट दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ नया चाहिए? तो एक नए नवेले के हाथ में तो पूरा राज्य नहीं सौंपा जा सकता ना, कुछ तो सोचा होगा। क्या उनकी जो मास अपील है वो काम कर गई, या उनका जो नया नैरेटिव है तमिलनाडु को लेकर, न्यू तमिल, उसको लेकर कि भाई उन्होंने एक, मुझे स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु एक टाइम था जब पूरे दक्षिण को लीड करता था, आज वो बात उसमें नहीं है, मैं वही तमिलनाडु बनाऊंगा जो पूरे द्रविड़ को लीड करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल कुणाल, देखिए विजय की जो ये अपील है वो नैरेटिव मुझे लगता है काम कर गया। और नए या जुड़ने का मसला नहीं होता है। नए के अंदर हमने अरविंद केजरीवाल को भी देखा है कि किस तरह वो सत्ता में आए, लेकिन आने के बाद देखिए सत्ता में अलग चीज है, लेकिन सत्ता में बने रहना और उस पर टिके रहना बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, अब विजय अगर आते भी है तो सत्ता के अंदर चाहे वो जो पावर रहेंगे, जो पहले यहाँ घात बने हुए हैं, वो कितना रहने देते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके से तमिलनाडु के अलावा असम तो हम पहले से ही मान रहे थे कि बीजेपी के फेवर में जाएगी। केरला जो है वो अब कांग्रेस के हाथ जाती है क्या है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये बात जरूर है इस पूरे मामले के अंदर, अगर आप कहोगे तो पूरी देश की और दुनिया की जो निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल पर आकर के रुकी हुई है। जिस तरीके से नदीम साहब ने कहा, और वकील साहब की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि SIR को लेकर देखिए एक नैरेटिव लगातार पिछले कई दिनों से बीजेपी की तरफ से बनाया गया है, और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है उसे मुस्लिम वोट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना वो मुस्लिम वोट चाहते हैं। कि देश भर के अंदर जिस तरीके से आप ये बताने की कोशिश करते हो कि घुसपैठिए घुसे हैं, वो महाराष्ट्र में भी घुसे थे, वो बिहार में भी आए थे, पता नहीं कहाँ और वही घुसपैठिए फिर जहाँ इलेक्शंस नए थे, मुझे लगता है वो घुसपैठिए शिफ्ट होते जाते हैं पार्टी के साथ के अंदर। तो वो जो इकबाल ममदानी साहब एक फैक्टर हमेशा रहा, खास तौर से लेफ्ट का पलड़ा काफी साउथ इंडिया के अंदर हमेशा से भारी रहा,
वो जो रिवायती एक वो पारंपरिक पॉलिटिकल साइकिल था वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है टीवीके की एंट्री से? नहीं, टीवीके से नहीं। आप पिछले अगर इस 15-20 साल के अंदर लेफ्ट को आप देखो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से लेकर के साउथ, सभी जगह पर एक पकड़ कम हुई है। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ लीडरशिप की कमी है, और लीडरशिप की कमी करते धीरे धीरे जो सेकंड इन कमांड है, मुझे लगता है उससे पार्टी जो है वो छिटकती जा रहे हैं। ये बात तो सही है ना सर, क्या नाम है, जे जयललिता के जाने के बाद अन्ना द्रमुक भी काफी हद तक पीछे आई, और करुणानिधि के जाने के बाद स्टालिन भी उस खूबसूरती से द्रमुक को नहीं संभाल पाए। लेकिन अब मैं सीधे आ रहा हूं डॉक्टर नदीम अहमद जी के पास। केरल अपने साथ बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। आप देखिए ना, 123 सीटों पर रुझान आए हैं, एलडीएफ 30 पर है, यूडीएफ 79 पर जाकर पहुंच गई है, और वहां पर बीजेपी जो लास्ट टाइम 0 थी, वहां पर इस वक्त 12 सीटों पर आगे चल रही है। तो केरल भी अपने साथ एक नई कहानी लेकर आ रहा है कि देखिए, वी आर ऑल्सो इन द रेस। आपको हम थोड़ा सा चौंकाएंगे, हैरान करेंगे, परेशान करेंगे, और लेकिन उसके बाद कुछ फिर नया खेला कर जाएंगे। नहीं, उस खेल के होने में बहुत देर है और बहुत दूर है वो सारी चीजें। और एक बहुत बड़ा चेहरा जो श्रीधरन थे, उन्हें भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी पिछले इलेक्शन में वहां के बीजेपी के जरिए, लेकिन वो भी कामयाबी उस तरीके से नहीं मिली। वो एक मेट्रो मैन थे इंडिया के, बावजूद उसके कोई फायदा उस तरीके का दिखा नहीं। देखिए, वो सारी चीजें बहुत दूर है, लेकिन कांग्रेस वहां पर बढ़त में आ रही है और कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेगी। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बिल्कुल पूरी तरह से आप क्लीन स्वीप नहीं हो सकते। सर, इन सब बातों के दरमियान हम पांडिचेरी की बात को भूल गए। पांडिचेरी में भी गवर्नमेंट बन रही है बीजेपी की, और आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि शहरी इलाके और खासतौर पर जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, केंद्र के शासित प्रदेश हैं, उनमें बीजेपी अपना दबदबा बना रही है। जैसे दिल्ली को ही आप देख लें, और इस तरह से यानी शहरी वोट और पूरी तरह से जो अर्बन आबादी है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से फायदा लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बीजेपी का साथ दे रही है। क्योंकि एक चीज शायद ये फैक्टर भी समझ में आ रहा ना, आप जब यूटीज की तरफ, वहां की सरकार बनने ना बनने की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उनको भी क्या इस बात का एहसास हुआ है कि यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आती है, तो वहां जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हो, वो उसकी कयादत कर रहे हो, तो शायद यूनियन टेरिटरी के अंदर भी फिर उसी रास्ते को चला जाए, या ऑप्शनल ठीक होता है? नहीं, ऑब्वियस उसमें तो सर देखिए, अगर जनता वो शहरी है, वो तो पूरी यूनियन टेरिटरी जनरली शहरी आबादी से भरी हुई है, और शहरी लोग तो जानते भी इन सब चीजों को, समझते भी हैं कि केंद्र के साथ ही चलने में फायदा है, और सत्ता पक्ष के साथ ही अगर हम रहेंगे तो फायदा उठा पाएंगे, और उस तरह की स्कीम्स और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बआसानी आ सकते हैं। तो ये भी एक बदलाव की स्थिति है, और लोगों की समझ। शेखर सर ये समझाएं कि जनार्दन है, देखिए मतलब, हाँ ठीक है, शेखर सर ये समझाएं, 248 सीटों पर रुझान आए हैं, 140 पर बीजेपी आगे चल रही है, 102 पर टीएमसी आगे चल रही है। महिला कितना डिसाइसिव फैक्टर बनेगा? क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक लेडी है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती नजर आई। चुनाव के दरमियान, चुनाव से पहले हमने महिला आरक्षण बिल के संशोधन की भी खूब चर्चा देखी। चुनाव के मध्य ही जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता थी, उसके मां का इलेक्शन लड़ना, भावनात्मक अपील करना, इन तमाम चीजों को आप सर कैसे देखते हैं? क्या महिला ही पश्चिम बंगाल में डिसाइसिव फैक्टर है, या एसआईआर डिसाइसिव फैक्टर है, घुसपैठिया डिसाइसिव फैक्टर है, क्या है डिसाइसिव, या फिर बंगाली असीमता डिसाइसिव फैक्टर है, क्या है? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। हाँ मन जी, जैसा मैंने बात की शुरुआत में कहा था कि ये ममता वर्सेस मशीनरी का चुनाव, ठीक है। एक तरफ जैसे अभी डिलिमिटेशन को लाया गया महिला आरक्षण बिल की आड़ में, उसके बाद राष्ट्र के नाम जो संदेश था वो क्लियर जो है प्रधानमंत्री का, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन था। चुनाव आयोग को उस पर वो एक बिल्कुल पॉलिटिकल भाषण था, और उसमें बहुत सारे भ्रम फैलाया गया। दूसरी चीज, वो जिस आरक्षण की बात कर रहे थे ममता बनर्जी, उससे ज्यादा आरक्षण जो है, उससे ज्यादा महिलाओं के लिए प्रोविजन पहले कर चुके हैं। आप देखेंगे उनकी कितनी महिला सांसद है, कितने वो टिकटें देती हैं। और अगर महिला संबंधी अपराध की बात करें
चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त सर मैं रोकना चाहूंगा। अपडेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बिल्कुल करीब है। अगर इन रुझानों को फाइनल रिजल्ट्स की तरफ जाते हुए आप देखेंगे, बंगाल, असम और पुडुचेरी के अंदर सरकार बीजेपी की बनती हुई साफ नजर आ रही कम से कम अभी। और जैसा हमने कहा कि अभी एक दो फेसेस बल्कि तीसरे फेस में अब दाखिल हुए हैं, जहां पर डिफरेंट एरियाज के अंदर काउंटिंग जारी है। अभी नंबर्स बहुत ऊपर नीचे जाएंगे, हजारों वोटों की गिनती अभी होनी है, तो इसलिए कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी। बंगाल और पुडुचेरी को छोड़कर, माफ कीजिएगा, असम और पुडुचेरी को छोड़कर बंगाल के अंदर आंकड़े बहुत ऊपर नीचे जाएंगे, जो आप समय के साथ साथ फर्क देखेंगे। कंटिन्यू करें सर। तो मेरा कहना है, अगर आप महिला संबंधी अपराध की बात करेंगे, जो कि नैरेटिव फैलाया गया, और आप हर भाजपा प्रवक्ता, हर भाजपा नेता को सिर्फ 2 जगह आरजी कर संदेश खाली, आरजी कर संदेश खाली, कोई तीसरा इनके पास नाम नहीं था। और एनसीआरबी का अगर आप डेटा देखेंगे तो सारे भाजपा शासित प्रदेश, दिल्ली जो कि सीधा लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के नियंत्रण में, वो रेप कैपिटल है। हरियाणा, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल की स्थिति उससे, चाहे महिला अपराध हो चाहे सामान्य अपराध हो, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि इन भाजपा शासित राज्यों से बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी नैरेटिव आप अगर देखेंगे, अधिकतर टीवी डिबेट्स में बस लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, तो तथ्य कहीं अलग थे। एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सत्य बनाने वाली बात कर रही है बीजेपी। तो आज जो कुछ भी, जितनी भी सीटें आ रही है इनके पास, वो सिर्फ वो मशीनरी है, वो एक तंत्र इन्होंने बनाया हुआ कि कैसे चुनाव यही कारण है कि लगातार मतदान के बाद से 3 दिन का गैप था। 3 दिन हमने 3 इश्यूज देखे। पहला, ममता बनर्जी पोलिंग बूथ में गई 4-4 घंटे और वहां पर रुकी रही। फिर आया कि सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए, आपने कहा कि नहीं, जो केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों की जो प्लेसमेंट वाला पोर्शन था, उसके बाद समझ में आया कि अभी जो सुबह आज पश्चिम बंगाल के सीईओ ने, इलेक्शन के सीईओ ने स्टेटमेंट दिया, जहां पर ममता बनर्जी ने कहा था कई पोलिंग स्ट्रांग रूम है जहां से लाइट जा रही है, बार बार लाइट जा रही है। तो वहां पर कहा कि लाइट मेरे अंडर में नहीं है, मेरा काम था एप्लीकेशन देना, अब वो बिजली विभाग का काम है। ममता बनर्जी ने उस पर भी अंदेशा जताया कि भाई आप लाइट कट रहे, शट डाउन कर रहे हैं बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, वो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। जी देखिए, ये चुनाव को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये लाइट कटना, 100% बैटरी जो है चार्ज होना ईवीएम की, अभी नौपारा है एक जगह बैरकपुर डिवीजन में, कल वहां पर 1000 से ज्यादा वीवीपैट की पर्चियां पकड़ी गई। बाद में ये एक्सप्लेनेशन दिया गया, नहीं जी वो तो मॉक पोल की थी। अरे मॉक पोल क्या, आप एक कागज का टुकड़ा बाहर नहीं आ सकता कहीं से जहां चुनाव हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो है, जो सेंट्रल फोर्सेस को लगाकर हिंसा के नाम पर इन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया, आइसोलेटेड। अब वहां पे स्ट्रांग रूम जो है उस पर 10 बार एंट्री हुई है एक जगह, जहाँ पे 6 अधिकारी सस्पेंड हुए। तो आप स्ट्रांग रूम को मजाक थोड़ी है, वहां 3 लेयर की सुरक्षा होती है, ठीक है। उस लेयर को ब्रेक करने पर अभी हम देख रहे हैं सवाल उठना अभी से शुरू हो गए हैं। इकबाल ममदानी साहब, हम शुरुआत से ही इन नतीजों को कंपेयर करके देख रहे हैं आने वाले चुनावों के साथ। उत्तर प्रदेश से होते हुए सीधा 2029 पर जरा चलते हैं, क्या फर्क महसूस करेंगे ये मोरल बूस्टर के तौर पर, और वन साइडेड जनादेश वाली बात होगी जो यहां पर रिजल्ट्स आ जाएंगे अगर बीजेपी के फेवर में सारे जगहों पर जाते हैं इंक्लूडिंग बंगाल, तो एक मोरल बूस्टर होगा 2029 आते आते? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बीजेपी, ये समझ लीजिए पश्चिम बंगाल जीतती है तो बहुत बड़ी कामयाबी तौर पर देखा जाएगा। और ऑपोजिशन जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रही है कि बीजेपी को खत्म किया जाए, वो उसके लिए बहुत बड़ा सपना हो जाएगा, बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और अगर यहाँ पर वो हारती है, या ऐसे मान लीजिए कि 115 या 120 सीट भी अगर बीजेपी आती है, तो कुछ महीनों के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस टाइप कोई चीजें भी हमारे साथ आ सकती हैं। लेकिन ऑपरेशन लोटस तो सर इलेक्शन तक सीमित नहीं रहा ना, जहां पर इलेक्शन नहीं होते वहां पर भी ऑपरेशन लोटस चल जाता है। दिल्ली में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी मैं कुणाल मैं वही बता रहा हूँ कुणाल आपको
कि वो एक प्रोसीजर चालू रहेगा। साथ ही साथ आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर जीत पूरी तरीके से मिल जाती है तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं। तो आपको कहीं मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, आप तीनों से एक रिएक्शन ले रहा हूँ, छोटा छोटा रिएक्शन दीजिएगा, एक रिएक्शन दीजिए। आपको कहीं से भी जो नंबर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ऊपर नीचे हंग असेंबली का इंट्यूशन दे रहे हैं आपको ममदानी सर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हंग असेंबली के चांसेस बहुत कम है वहां पर, बहुत यानी बहुत कम चांसेस लग रहा है अभी तक। सीधे कांटे की लड़ाई है और ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस तृणमूल में है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कहीं कांग्रेस या लेफ्ट का मामला नजर नहीं है। ठीक है, नदीम अहमद सर, आपको हंग असेंबली का इंट्यूशन कहीं से आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अभी ये ऊपर नीचे सब होगा फिर क्लियर हो जाएगा एक तरफा सरकार? नहीं, हंग नहीं होगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी भी बनेगी। और ये जो ममदानी सर अभी बोल रहे थे, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अगर गवर्नमेंट नहीं भी बनी तो कुछ दिन में टूट फूट हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। और पीछे अंदर खाने खबर सामने आ रही है, जहां पर अब अन्ना द्रमुक और टीवीके के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। एक 67 सीटों पर आगे चल रही है, एक 82 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट, रुझान अभी नतीजों में तब्दील होना बाकी है, लेकिन अब पर्दे के पीछे आप देखिए बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से। ठीक है, नदीम अहमद सर प्लीज जरा रिएक्शन दीजिए इस पर, जहां पर विजय की पार्टी जो पहली बार इलेक्शन में लड़ रही है 85 सीटों पर आगे चल रही है, उसका बातचीत का सिलसिला अन्ना द्रमुक के साथ शुरू हो गया है। यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या कुछ रहेगा उस पर बातचीत शुरू हो रही है। आंकड़े देखिए, 205 सीटों पर रुझान आ गए हैं। द्रमुक 54, अन्ना द्रमुक 67, टीवीके 85। यानी कि पहली बार चुनाव लड़ रही टीवीके इस वक्त जो उसने कहा था अभिनेता विजय ने कि आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग मेकर ऑफ तमिलनाडु। नदीम अहमद सर, बातचीत बैकडोर शुरू हो गई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP बनना शुरू हो गया है, कैसे देखते हैं? या ये जल्दबाजी कर रहे हैं लोग? ये बिल्कुल उसी तरीके का मामला रहेगा जैसे दिल्ली में हुआ था। पहली बार अरविंद 39 सीट्स लेकर आए थे तो कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट कर दिया था। कोई भी गवर्नमेंट के साथ ही जाना चाहेगा, और क्योंकि एक पार्टी तो उसमें से बहुत लंबे टाइम से सत्ता से बाहर है, यानी 5 साल कोई कम वक्फा नहीं होता, तो वो भी पहल करेंगे। और पहल तो इस वक्त विजय जी की बहुत मौज है। विजय एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं साउथ इंडिया की राजनीति के अंदर, और ये मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु का ये ट्रेंड रहा है कि वहां पर जो भी नेता खास तौर पर बनता है और वो स्थापित हो जाता है किसी भी तरह से, वो एक लंबे टाइम तक रहता है। आखिरी सवाल शेखर जी आपसे, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। रुझानों में 148 नंबर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि अभी वेट करें? और दूसरा छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल, हंग असेंबली का कोई इंट्यूशन या नहीं? नहीं, पश्चिम बंगाल में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो 2 सीटें जो कांग्रेस को आ रही है वो TMC को ही जाएंगी, ठीक है, और अदर्स सब 3 है। तो मतलब यहाँ पे कोई तीसरा बड़ा फैक्टर ऐसा नहीं है, तो हंग असेंबली तो बिल्कुल नहीं आने वाली। दूसरी बात कि अगर यही रुझान फाइनल परिणामों में अगर बदलते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये भाजपा के अंत को और करीब लेकर आएगा। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यही एक पॉइंट है जहां पर मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों के जितने क्षेत्रीय दल है, जितने विपक्षी दल है, उनको फिर आगे किसी भी ईमानदार चुनाव की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। तो वहां से रास्ते बिल्कुल अलग होंगे। देश की राजनीति में उसके बाद जो भूचाल आने वाला है वो पश्चिम बंगाल एक आखिरी पड़ाव मुझे लग रहा है। झाड़ लेगी ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर, बहुत बहुत शुक्रिया ममदानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना विचार देने के लिए। कि अगर इन नतीजों पर अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो कांग्रेस फिलहाल अपने आप को इसलिए अलग कर लेगी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को केरल मिलने जा रहा है। केरल में जो कांग्रेस की एंट्री हो रही है फिलहाल, वो ये बोलने से कतरे सकता है डीएमके की भी किस्मत खुले तो थोड़ा सा वो भी फर्क महसूस किया जाएगा। बहरहाल समय यहाँ छोटे से ब्रेक का है, नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे, हमारे 2 और सहयोगी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, न केवल टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि JK 24/7 न्यूज और गुलिस्तान न्यूज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार नंबर्स में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आंकड़े ऊपर नीचे जा रहे हैं, दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं। आप लगातार हमारी नॉन स्टॉप इलेक्शन कवरेज देखते रहें, जल्द हाजिर होते हैं। जब अत्याचार